एलसीआर सर्किट क्या होता है ये तो अभी तक आप लोगों को पता ही लग गया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एलसीआर सर्किट कितना पावर कंज्यूम करता है? और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, जो आपने अक्सर अपने आस पड़ोस में देखे होंगे, वो क्यों यूज होता है, उसका काम क्या होता है और एक्चुअली में वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक वॉटलेस करंट भी बताऊंगा। वॉटलेस समझ में आया? नाम से आपको क्या समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप खुद समझ के और जो मैं आपको बताऊंगा वो कितना मैच करता है वो भी आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो ये प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन है, ये आपके जरूर एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये देखो इसमें क्या है, देखो पार्ट्स वाले क्वेश्चन है, जैसे इसके 2 पार्ट्स है तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपके कभी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए तो 2-2 मार्क्स में भी आ सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपके क्वेश्चंस होंगे, प्लस मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, अभी तक नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वो वाली वीडियो देख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर बोल रहा है अ कॉइल ऑफ इंडक्टर 0.5H रेजिस्टेंस 50 पाई ओम, मतलब आपको क्या दे दिया है, L दे दिया है। L कितना दिया है 0.5H, और क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, कितना दिया है 50 पाई ओम। कनेक्टेड है 200 वोल्ट बैटरी से, तो V कितना हो गया है 200। इसने क्या पीक दिया है, नहीं दिया है, तो ये कौन सी होगी, ये नॉर्मल आरएमएस वोल्टेज होगी। वैसे इसमें कुछ काम है नहीं है वो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ दे रखा है, इसने कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज। और क्या पूछ रहा है इसमें, मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, मतलब कौन सी करंट पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट पूछ रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं करंट कैसे निकालते थे, V/Z। आप बोलोगे Z क्यों लिख रखा, अरे मेरे भाई इंडक्टर दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, कैसा सर्किट है, LR सर्किट है आपका। आप बोलोगे LR तो पढ़ा है नहीं यार, तो कैसे करके आप LR पूछ सकते हो। देखो मेरे भाई LCR सर्किट होता है, LCR में अगर आपको C नहीं दिया है, C हटा दो बाकी आ जाएगा। जैसे Z है, Z का क्या होता था फॉर्मूला, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता था। हमको तो C तो दिया नहीं कैपेसिटर, इसको हटा दो फिर बस, और इसका सिर्फ स्क्वायर कर दो, ठीक है। XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे XL की तो दी नहीं है, XL होता था ओमेगा L। अब ओमेगा की क्या होगी वैल्यू, 50 हो गई है, और L की वैल्यू कितनी हो गई है 0.5 हो गई है ना। अरे नहीं मेरे भाई, ये क्या होता था ओमेगा की 2 पाई F इंटू L, इसकी वैल्यू है आपकी 50, समझ में आया, F की वैल्यू है 50 और L की क्या है 0.5। कंफ्यूज मत करना कहीं आप ओमेगा की ना लिख दो, समझ में आया, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, करोगे 50 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये 100 हो जाएगा, बाकी का करके देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, √50 पाई, रेजिस्टेंस भी है 50 पाई आपका इंडक्ट, ये भी हो गया XL भी हो गया है ना, और 50 ये भी था, तो कितना आ जाएगा 50 कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये आपका टोटल कितना आ जाएगा Z, करके देख लेना। Z आ गया, उसके बाद आपके V की वैल्यू आपको गिवन ही है कितना 200। अब देखो ये 200 वोल्ट है कि नहीं है 200 वोल्ट, बिल्कुल है। क्या इसने ऐसा बोला था कि ये पीक वोल्टेज है, नहीं बोला था, लेकिन यहां पर तो इसने मैक्सिमम करंट पूछ लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं यार, मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, पीक वोल्टेज निकाल लूंगा, कैसे करके, V = V0/√2, V0 कितना आ गया 200/√2। अब मेरा क्या हो जाएगा, अगर मुझे पीक करंट निकालनी है या मैक्सिमम करंट, वो कितना आ जाएगा V0/Z। V0 की वैल्यू हो चुकी है ये, Z की वैल्यू आप यहां से निकाल ही लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग ये वाला करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा था, टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। वोल्टेज मैक्सिमम पता लग गया, करंट मैक्सिमम निकाल ही लिया होगा आपने, इनके बीच का टाइम लैग कितना होगा वो पूछ रहा है। अब बोलोगे यार ये निकालेंगे कैसे, टाइम लैग के बीच में तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं। क्यों नहीं था भाई,
बिल्कुल था। अब बोलो कि भाई कौन सा था? मैंने आपको बोला था ना यार, ऐसे करके आपका ग्राफ बनता था, यहाँ पर फाई आता था, याद है? यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्ससी आता था और यहाँ पर आर आता था, बिल्कुल याद होगा। ये फाई को क्या लिखते थे? फाई एक एंगल है। अब मैंने आपको इससे पहले आपको क्या बताया था? फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से आप टाइम निकाल लेना, आपका क्या आ जाएगा? टाइम लैग आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे चलो ठीक है, लेकिन आप फाई कैसे निकालोगे? अरे मेरे भाई, फाई की मैंने आपको बताया नहीं था क्या? टेन फाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, बताया था ना। लेकिन यहां पर तो कैपेसिटर है ही नहीं, एलआर सर्किट है। हटा दो इसको, हटा दो। एक्सएल की वैल्यू अभी भी निकाली थी, कितनी निकाली थी? 50 पाई। आर की वैल्यू कितनी निकाली थी? 50 पाई, गिवन है। कटेगा 1 आ जाएगा आपका। 10 फाई इक्वल्स टू 1, और 10 की वैल्यू 1 कब होती है? 45 पे। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 45। इसी को हम लिख देते हैं पाई बाई 4। बात सेम है, क्योंकि पाई क्या होता है? 180 डिग्री होता है। पाई बाई 4 मतलब 45 हो गया। फाई आ चुका है। फाई की वैल्यू यहां रखेंगे, क्या होगा? टी इक्वल्स टू, फाई की वैल्यू हमने पाई बाई 4 निकाल ली है। और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू 50 है ना, 50। पाई से कट जाएगा पाई, 1 अपॉन, ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा 400। तो टाइम कितना आ गया? 1 अपॉन 400। कितने का टाइम लग गया? 1 अपॉन 400 का टाइम लग गया। समझ में आ गया कैसे करके निकाला? अब आप बोल रहे होंगे यहां पर भाई मैक्सिमम वोल्टेज, यहां पर मैक्सिमम करंट के बीच में निकालना था ना। तो ऐसी तो आएगा, कौन सा उसमें कुछ है? ये क्या रिप्रेजेंट करता था हमारा? यही तो करता था हमारा रिप्रेजेंट। समझ में आ गया? तो ऐसे करके क्या आ जाएगा आपका? टाइम आ जाएगा। अब आप बोलोगे भाई ये टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी भाई? सेकंड्स हो जाएगी। एस सी लिख लो, एस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके आपके क्या आता है? क्वेश्चन आता है। अब सिमिलर एक ऐसी क्वेश्चन में आपको यहां पर दिख रहा होगा, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। और इसका जो फाई की वैल्यू आएगी, देखो कभी कभी ना क्या होता है, फाई की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे यहां पर क्या था? सिंपल 1 आ गया, यहां पर कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन कभी अगर 10 फाई की वैल्यू क्या आ जाए आपकी, जैसे 3/4 आ गई। अब 10 की तो आपको इसकी कुछ वैल्यू नहीं पता है, तो यहां पर आप क्या कर लेना, ऐसे करके लिख लेना फाई की वैल्यू 10 इनवर्स 3/4, ऐसे करके। वैसे तो ऐसे देगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो इसको आप फिलहाल के लिए नेट से निकाल लेना। लेकिन पेपर में ज्यादातर ऐसी वैल्यू देगा जो डायरेक्ट निकल रही होंगी, ऐसी वैल्यू नहीं देगा, बहुत रेयर चांस है। या फिर आपको 10 इनवर्स 3/4 की वैल्यू दे देगा वो। समझ में आ गया? तो यहां पर लेट से के लिए, हाँ मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू होती क्या है, लेट से के लिए मैंने बोल दिया 39 होगी, 39 डिग्री। तो ये आपको 39 डिग्री पता लग गया फाई की है, बस यहां पर पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता है पाई 10 इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बस ऐसे ही यहां पर तुक्का ले लिया है, ठीक है, मैंने ऐसे करके एज्यूम कर लिया ये होती है। अब देखो ये एक और बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो कैसे करके पूछा गया था। आप बोल रहे होंगे ये तो एमसीक्यू वाला पूछेगा, ऐसा पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। ये वाले के ना बहुत सिंपल एमसीक्यूज बन जाएंगे। देखो 4 पार्ट्स में क्वेश्चन, और ये मेरे हिसाब से 3 या 5 मार्क्स में से किसी में आया होगा। तो ये देखो 1 2 3 4, अब इसके ना बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है। अब कैसे करके बनेंगे? ये देखो आपको ये वी दे रखा है, यहाँ पर ये आई दे रखा है, ठीक है। ये आपको वी की इक्वेशन दे रखी है, दूसरी वाली आपको आई की इक्वेशन दे रखी है। और यहां पर क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द डिवाइस। डिवाइस को आपने आइडेंटिफाई करना है। डिवाइस कौन सा होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? इंडक्टर, सेकंड कैपेसिटर, ठीक है। थर्ड वाला क्या दे देगा आपको? कुछ भी दे देगा, सपोज करो कि जैसे रेजिस्टेंस दे देगा। और चौथा ऑप्शन क्या दे देगा आपको? चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव दे देगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा बताओ? ये वोल्टेज की है इक्वेशन, ये आपकी करंट की है, कौन सा होगा? यहां पर देखो आपका जो V है उसका ओमेगा टी है, आई है ओमेगा टी प्लस π/2 है, π/2 आगे है। अब π/2 आगे किस में होता था? कौन से डिवाइस में होता था? कैपेसिटर में। तो ये कौन सा डिवाइस है? कैपेसिटर है। समझ में आ गया? ये आपका कैपेसिटर है।
नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ई एन आई। अब ग्राफ तो बताया था मैंने आपको ई एन आई का, देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सी एंड वी न्यू फ्रीक्वेंसी, इसमें ग्राफ बताओ, ये भी कर सकते हो। और लास्ट क्या आपका एक्सी का रिलेशन लिखो। एक्सी का रिलेशन क्या था, एक्सी इक्वल्स टू 1/ω/c, यही था, ये लिखना था। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस है ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसीलिए ज़रूर इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ गया। अब हम लोग कितना पावर कंज्यूम करता है हमारा एलसीआर सर्किट वो देखते हैं। अब देखो हमारा एलसीआर सर्किट, देखो ये रहा हमारा एलसीआर सर्किट। पावर कंज्यूम बाय एलसीआर सर्किट, कितना पावर कंज्यूम करेगा हमारा एलसीआर सर्किट जब कंबाइंड होगा। तो अभी इंडिविजुअली थोड़ी देर में देखेंगे कि आर, एल और सी कितना पावर इंडिविजुअली क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्योंकि एक बार हम लोगों को बस फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला अगर आपको मैं अगर सिंपल बता दूं ना, बहुत सिंपल होता है। देखो जो पावर होती है ना आपकी, उसका जो फॉर्मूला है वो है आपका आई ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और यहाँ पर cos फाई, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पावर फैक्टर बताया था ना, वही है। अब ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर सकते हो इस बार के लिए, बहुत बढ़िया कर सकते हो। लेकिन देख लो यार एक बार डेरिवेशन भी, डेरिवेशन देख लोगे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो मैं इस डेरिवेशन के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, वोल्टेज की इक्वेशन होगी है, और ये आपकी करंट की होगी है। ठीक है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब कुछ और किसी और फेज में ये कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, इसीलिए ऐसा लिख रखा है। ठीक है, अब जो पावर होती है वो मुझे पता है V इंटू आई होती है। क्या होती है, V इंटू आई। तो यहां पर मैं सीधा क्या लिख दूंगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, पावर कितनी आ जाएगी, पावर इक्वल्स टू वी नॉट और आई नॉट को साथ में लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी को भी लिख देते हैं, और जो ये है ना इसको मैं खोल देता हूं। अब जो मैथ्स वाले होंगे उनको तो पता होगा, जो मैथ्स वाले नहीं है, नॉन मैथ्स वाले, उनको मैं इसका जरा फॉर्मूला लिख के बता देता हूं। जो साइन कभी भी a प्लस बी आता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, साइन a साइन b माइनस, ये गलत है, यहां पर साइन के साथ आता है आपका हमेशा कॉस, प्लस साइन बी कॉस है। ठीक है, अगर यहां पर प्लस होता है, बीच में प्लस आता है, अगर यहां पर आपका माइनस है ना, माइनस है तो यहां पर भी बस माइनस आ जाएगा, बाकी और कुछ फर्क नहीं आता। यहां पर माइनस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए ये रहा, बी ये रहा, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक, पावर इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट, ये वाले को अंदर कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, साइन ये भी सेम है, ये भी सेम है, स्क्वायर कर देंगे इसका, और कॉस फाई माइनस का साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, ये रे, और बाकी का यही है। अब इसमें और फॉर्मूलेज आते हैं। ये वाला फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बता रखा है, ये वाले का साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, वो कितना होता था, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये होता था साइन ओमेगा टी का। ये हम लोग पता है क्यों करते हैं, अभी हमको ना इसको थोड़ी देर में इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसीलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूं। समझ में आ गया, इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि देखो ये हमारे पास पावर आ गई है। अब मैं ना, मुझे एग्जैक्टली निकालना है कि टोटल कितना पावर इसने कंज्यूम किया है। समझ में आ गया, इससे निकलेगा मेरा, मैं पता है किससे निकालूंगा, मैं निकालूंगा वर्क डन से। वर्क डन इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब लेकिन मैं एक ही बार में ना पूरा का पूरा वर्क डन नहीं निकाल पाता हूं, इसलिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पर मैं छोटा सा वर्क डन निकालता हूं छोटे से टाइम के लिए। अब ये छोटा सा वर्क डन है छोटे से टाइम के लिए, तो पूरे टाइम के लिए क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर की एक बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म लानी पड़ेगी।
तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे करके एक्सपैंड कर रहा हूं, क्योंकि इसका मैं कभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, मुझे इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, इसीलिए कर रहा हूं मैं। बाकी ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कभी भी अगर आपका साइन ए इंटू कॉस ए आए, ठीक है, और इसके आगे से 2 आ जाए, तो ये बन जाता है साइन 2a। 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 2 वो साइन 2a। यहां पर मैं वही वाला बनाऊंगा और यहां पर क्या कर दूंगा, ये लिख दूंगा, तो ये तो हो गया हमारा अलग सा। बाकी बचा ये वाला, इसको क्या लिखूंगा, p इक्वल्स टू वी नॉट ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस फाइव माइनस ये साइन है साइन फाइव। अब ये देखो साइन ए कॉस ए, अब लेकिन मेरे को 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ऊपर 2 से डिवाइड करवाऊंगा, तो एक 2 नीचे आ जाएगा और जो ऊपर आया होगा ना 2, उसके साथ ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी का। इतना हो गया। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 यहां भी है, कॉमन ले लूंगा, बाहर आ जाएगा 2 वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। ये जो है 1 माइनस 1 नहीं, यहां पर देखो कॉस ये है, यहां पर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करा देता हूं सीधा, कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस 5 माइनस का साइन 5 साइन 2 ओमेगा टी। अब ने एक और फॉर्मूला होता है जो ये है ना, कॉस ए, यहां पर देखो कॉस ए, यहां पर देखो साइन में भी देखो पीछे वही है, और यहां पर जो कॉस में है 5, यहां पर भी वही है, तो कॉस ए और कॉस बी, फॉर्मूला जो होता है ना कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ये साइन ए साइन बी, वो क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी हो जाता है, कॉस ए प्लस बी। यहां पर उल्टा होता है, माइनस का यहां पर प्लस हो जाता है, और अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये वाले में माइनस ले लूंगा मैं कॉमन, माइनस आ जाएगा कॉमन, और बाकी का ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये मेरा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 बन जाता है, प्लस की माइनस माइनस माइनस, समझ में आ गया, ये क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। अब ना देखो आपको ने अगर ये याद करना है याद कर सकते हो, नहीं तो देखो इसके बाद इतना करना है, ये मत सोचना इसका अब इंटीग्रेशन करना है, अब ये वाला स्टेप लिखना है कि फॉर स्मॉल वर्क डन, फॉर स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू डी टी, पी इंटू डी टी हो गया। अब यहां पर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी की वैल्यू लिखनी है ये अपॉन 2, यहां पर लिखना है कॉस 5 माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी माइनस का 5, ये आ जाएगा, ये आ गया। यहां पर हमने इंटू डी टी भी लिखना है, इंटू डी टी, इसी के आगे से बोर्ड खत्म हो गया। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करवा देना है, क्या करवा देना है, इंटीग्रेशन करवा देना है। अब इंटीग्रेशन करवा दिया, इसके बाद यहां पर ये एसी सोर्स लगाना है, शायद से मैंने ऐसे करके लगा रखा था, यहां पर आप क्या करना, ये एसी सोर्स लगवाना, ठीक है। अब इसके बाद ना, ये वाले के बाद यहां पर W आ जाएगा लिखा हुआ इक्वल्स टू पावर की जगह पे V नॉट आई नॉट तो आ जाएगा बाहर, और ये इंटीग्रेशन आप क्या कर देना, अंदर डाल देना। 0 से लेके t तक का होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि एक पीरियड कितने का होता है, 0 से लेके t तक का, इसलिए 0 से लेके t तक का करना। और एक इंटीग्रेशन ऐसे करके लिखना, बहुत सिंपल है। इसके बाद ऐसे, और एक ये ऐसे करके आ जाएगा माइनस का 5,
ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ये वाली जीरो हो जाती है। समझ में आ गया, क्या हो जाती है, पूरी की पूरी जीरो हो जाती है। ये जीरो हो गई है, बचा ये वाला, इसमें भी कुछ नहीं करना। इंटीग्रेट हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां पर आपको टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो cos फाइव भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, cos फाइव भी आ जाएगा बाहर। dt का इंटीग्रेशन t माइनस जीरो कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही लिख दे रहा हूं, यहां पर आ जाएगा सिर्फ t, क्या आ जाएगा, सिर्फ t आ जाएगा। इतना नोट कर लो। अब जो लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप में पता है क्या है, बस एक स्टेप बचा हुआ, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन टू कॉस फाइव इंटू टी अपॉन टी, टी से कट जाएगा टी, तो हमारा जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव अपॉन टू भी है। ये दूसरी फॉर्म है जो हम लिख सकते थे। कैसे, क्योंकि हम लोग पावर को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, और यहाँ पर कॉस फाइव। वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू क्या होता है, ई आर एम एस, ई लिख दिया वी लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ई लिख सकते हो, वी भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, वी आर एम एस, और यहाँ पर आई आर एम एस। समझ में आ गया। पहला क्या है, यहां से स्टार्ट, फिर यहां से हम लोग ये लेके गए, लास्ट में हम लोगों ने यहां से इधर को कर दिया। ये आ गया समझ। अब हम लोग ना ये देखते हैं, अब मैं इस पूरे बोर्ड को मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जब एलसीआर सर्किट लेते हैं ना, उसमें कितना पावर कंज्यूम होता है। अब देखो आप लोगों के ना ये दो फॉर्मूला आ रखे थे, ये क्या था, आपकी एवरेज पावर के आ रखे थे फॉर्मूले, समझ में आया, ये एवरेज पावर है, एवरेज पावर इतना कंज्यूम हो रहा था, इतना कंज्यूम हो रहा था, ठीक है। जो आपको फर्स्ट में ना ये हमने वर्क इक्वल्स टू पी इंटू डी टी लिखा है ना, ये एवरेज पावर लिख देना, ठीक है। यहां पर हल्का सा एब्रीविएशन बना लेना, समझ में आ गया, एवरेज पावर लिख लेना। अब देखो यहां पर ना, अब आप बाकियों में अगर इंडिविजुअली देखोगे, जैसे आप कैपेसिटर लेते हो, इंडक्टर लेते हो, या आप रेजिस्टेंस लेते हो, तो वो किस पे करेगा डिपेंड, वो आपके पावर फैक्टर पे करता है डिपेंड। किस पे करता है, पावर फैक्टर पे। अब आप बोलोगे पावर फैक्टर पे, इस चीज पे कैसे करता है डिपेंड, तो देखो आपका जो फेज एंगल होता है ना, जो आपका फेज डिफरेंस होता है किसके बीच में, ई एंड आई के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये ई की जगह पे मैं वी भी लिख सकता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो जो फेज डिफरेंस था, मैं अगर रेजिस्टेंस की करता हूं बात, रेजिस्टेंस के लिए मेरा फेज डिफरेंस कितना था, जीरो, कितना था, जीरो, तो मेरा जो एवरेज पावर होगा वो कितना आ जाएगा, कॉस जीरो वन, कितना आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन टू, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई आर एम एस आई आर एम एस, दोनों चीज लिख सकते हो, दोनों सही है। बात करते हैं इंडक्टर की, इंडक्टर में कितना होता था, पाई बाई टू होता था, कॉस 90 जीरो, तो एवरेज पावर कितना हो सकता है, जीरो। कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा था हमारा, पाई बाई टू, कितना हो जाएगा हमारा एवरेज पावर, जीरो। तो यहां देखो आपके एमसीक्यू के ना पूरे के पूरे चांसेस है, इस बार तो मुझे लगता है 100% ना, इससे तो एक ना एक एमसीक्यू आने वाला है। एवरेज पावर रेजिस्टेंस की कितनी होती है, इतनी होती है, और बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर की कितनी होती है भाई, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो, दोनों की जीरो होती है। ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट है जो ना बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर देखो ये वाला फॉर्मूला है, फाई सबको पता है 90 होता है, सबको पता है 90 होता है कैपेसिटर का भी, इंडक्टर का भी, और इसका कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन फिर भी यूं मिस कर जाते हैं। आप जरूर मिस मत करना, समझ में आ गया। ये स्पेशली इसको स्टार डाल के, इससे एमसीक्यू इस बार मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि आ सकता है, इसीलिए इसको बिल्कुल मिस मत करना। ये समझ में आ गया। अब देखो एक चीज होती है वॉटलेस करंट, क्या है, वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट आपके हिसाब से क्या होगी, बताओ वॉटलेस करंट आपके हिसाब से। तो देखो यार वॉटलेस करंट पता है क्या होती है, अगर आपकी एवरेज पावर कंज्यूम्ड जीरो होगी ना, तो उसी को हम बोलते हैं एवरेज करंट, वो वॉटलेस करंट।
if in an AC circuit average power consumed is 0, then it is क्या आ जाएगा, ये वॉटलेस करंट। समझ में आ गया, यहाँ पे डैश में वॉटलेस करंट होगा। तो वॉटलेस करंट, अब आपने क्या सोचा था वॉटलेस करंट, वो मुझे बता देना, या आप खुद ही सोच लेना कि क्या सोचा था। अब आप लोगों के ना इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक ट्रांसफॉर्मर है, सेकंड वाला आपका एलसी ऑसिलेशंस है। अब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसे करके होता है, किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन होती है, आप लोगों ने बहुत बार ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, उसमें बहुत सारी आपने ऐसे करके प्लेट्स दिखी होंगी। कभी भी ऐसे करके मोटा सा, मतलब जो उसका बीच का पार्ट होता है मोटा सा तो होता है, बट प्लेट्स की फॉर्म में होता है। वो क्यों होता है वैसा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने डिस्क्रिप्शन में वो नहीं किए, तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं वो क्वेश्चंस दे दूंगा, वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। और प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो देख सकते हो।